इसे इस वक्त की सबसे बड़ी खबर कहा जाए, इस साल की सबसे बड़ी खबर कहा जाए, जो भी कहा जाए, लेकिन खबर यह है कि आज राष्ट्र के नाम संबोधन देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लंबे समय से विवादित तीनों नए कृषि कानूनों को वापस लेने का ऐलान किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं देशवासियों से क्षमा मांगते हुए कहता हूं कि हमारी तपस्या में कोई कमी रह गई है। उन्होंने कहा कि कुछ किसान भाइयों को हम कानून समझा नहीं पाए। आज गुरु नानक देव का पवित्र पर्व है और ये समय किसी को दोष देने का नहीं है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस महीने के अंत में जब संसद का शीतकालीन सत्र शुरू होगा, उसी दौरान तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की संवैधानिक प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। और प्रधानमंत्री मोदी ने आंदोलन पर बैठे नेताओं से, लोगों से प्रकाश पर्व पर अपने घर वापस जाने की अपील करी। यानी कि अब साफ हो गया कि 1 साल से भी ज्यादा लंबे समय से चल रहा गतिरोध समाप्त हो गया है सरकार की तरफ से, और जल्द ही केंद्र की सरकार इसको खत्म करने की संवैधानिक प्रक्रिया शुरू कर देगी और कृषि बिल को खत्म कर देगी। अब एक बार टाइमलाइन देख लेते हैं कि कब क्या क्या हुआ, उसके बाद हम थोड़ा सा इसके राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में भी बात करेंगे कि इसका राजनीतिक फायदा किसको किसको मिल सकता है। तो टाइमलाइन कुछ यूं है कि साल 2017 में केंद्र सरकार ने मॉडल खेती करने का एक फॉर्मेट जारी किया। कुछ दिनों बाद इसे राज्यों द्वारा लागू किए जाने के लिए कहा गया और सरकार की तरफ से जो कृषि मॉडल अधिनियम सुझाया गया था, जो उनमें सुधार थे, उनको राज्यों ने लागू नहीं किया। ये रिपोर्ट सरकार को मिली। फिर उसके बाद इस पर चर्चा करने के लिए जुलाई 2019 में 7 मुख्यमंत्रियों की एक समिति का गठन केंद्र सरकार की तरफ से किया गया। उसके बाद जब उन 7 मुख्यमंत्रियों की रिपोर्ट आई, उसके आधार पर भारत की केंद्र सरकार ने जून 2020 के पहले हफ्ते में 3 कृषि अध्यादेश, जिनको कि अस्थायी कानून कहा जाता है, उनको प्रस्तावित किया। इन सभी में क्या था? तो इनमें था कृषि उपज, उसकी बिक्री, जमाखोरी और कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड कृषि सुधार। इन सब चीजों से जुड़ा हुआ एक अध्यादेश पारित किया गया। इनमें 3 कानून थे। फिर इन अध्यादेशों को 14 सितंबर को बिल के रूप में संसद में पेश किया गया। 15 और 18 सितंबर की तारीख को लोकसभा के द्वारा इसे पारित किया गया। इसी दौरान इस कानून का विरोध करते हुए खाद्य प्रसंस्करण मंत्री हरसिमरत कौर, जो कि पंजाब से आती हैं, उन्होंने केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया। उसके बाद 20 सितंबर को इसको राज्यसभा के पटल पर रखा गया। तो राज्यसभा में बड़ा तगड़ा हंगामा हुआ। विपक्ष के तगड़े विरोध के चलते 3 में से 2 ही कानून 20 तारीख को पारित हो पाए। उसके बाद राज्यसभा से 22 सितंबर को तीसरे कानून, जिसका नाम आवश्यक वस्तु अधिनियम संशोधन 1955 था, उसको भी राज्यसभा से 22 सितंबर को मंजूरी मिल गई। इन तीनों विधेयकों को पारित कर दिया गया। फिर यह कानून भारत के राष्ट्रपति के पास अंतिम हस्ताक्षर, अंतिम स्वीकृति के लिए गया और भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 28 सितंबर को इन विधेयकों पर हस्ताक्षर करके अपनी सहमति प्रदान करी और इस प्रकार यह एक कानून बन गया। कानून बनने के बाद और जब इसको संसद में इसको लेकर के चर्चा चल रही थी, उसी दौरान किसान संगठनों के भीतर इसका विरोध करने की सुगबुगाहट चलनी शुरू हो गई। अब ये जाहिर तौर पर पटल पर आना शुरू हुआ जब ये कानून राष्ट्रपति का हस्ताक्षर पा गया। तो केंद्र सरकार ने 14 अक्टूबर को किसानों से बात करने के लिए उनको बुलाया। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की जगह पर कृषि सचिव गए और किसान नेताओं ने इसलिए इस बैठक का बायकॉट किया। फिर तकरीबन 1 महीने के बाद दोबारा 13 नवंबर को कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बैठक बुलवाई और ऐन वक्त पर बैठक में कृषि मंत्री की जगह एक बार फिर से कृषि सचिव आए थे और किसान संगठनों ने दोबारा इसका बायकॉट कर दिया। फिर 14 नवंबर को देश के करीब 500 अलग अलग किसान संगठनों ने मिलकर के संयुक्त किसान मोर्चा का गठन किया और 25 नवंबर को संयुक्त किसान मोर्चा के नेतृत्व में किसान आंदोलन शुरू हुआ, जिसमें देश के अलग अलग हिस्सों, खास करके पंजाब और हरियाणा के किसानों ने दिल्ली की ओर कूच किया। फिर 26 नवंबर को हजारों की संख्या में किसान दिल्ली सिंघू की बॉर्डर पे एकत्रित हुए और दिल्ली पर कब्जा करने, या यूं कहें कि पूरी दिल्ली में फैल करके सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश और दिल्ली की जनता पर दबाव बनाने की कोशिश करी, लेकिन पुलिस ने किसानों को दिल्ली जाने से रोक दिया। फिर 29 नवंबर को किसानों ने सरकार की तरफ से आंदोलन की जो जगह मिली बुराड़ी में, उसका विरोध किया। किसानों की मांग थी कि उन्हें सिंघू बॉर्डर दिया जाए। सरकार ने नहीं दिया, लेकिन किसान जबरदस्ती सिंघू बॉर्डर पर ही डट गए और आखिरकार उनको इजाजत मिल गई। फिर 1 दिसंबर को किसान और सरकार के बीच में तीसरे दौर की बात खत्म हुई और यह बेनतीजा रही।
लेकिन सरकार ने एक एक्सपर्ट कमेटी का सुझाव दिया इस गतिरोध को खत्म करने के लिए। 3 सितंबर को एक बार फिर से सरकार और किसान संगठनों के बीच बातचीत चली। बातचीत तकरीबन 8 घंटे तक चली। सरकार ने कहा कि एमएसपी से कोई छेड़छाड़ नहीं होगी, लेकिन किसानों ने कहा कि हम महज इससे संतुष्ट नहीं हैं। सरकार तीनों कृषि कानूनों को भी रद्द करे। यानी पहले एमएसपी की बात करने वाले किसान अब पूरे कृषि कानून को रद्द करने की बात पर अड़ गए थे। फिर 5 सितंबर को 5वें दौर की बैठक हुई, जिसमें सरकार ने एमएसपी पर लिखित गारंटी देने की बात कही कि एमएसपी हम जैसी है वैसी ही रखेंगे, लेकिन किसानों ने साफ साफ कहा कि अब सरकार कानून ही रद्द करे, हम उससे नीचे नहीं मानेंगे। फिर 8 दिसंबर को किसान नेताओं ने नए कृषि कानूनों के खिलाफ भारत बंद बुलाया, जो कि देश के कई हिस्सों में काफी प्रभावी रहा। फिर इसके बाद 11 दिसंबर को भारतीय किसान यूनियन भानु गुट की तरफ से तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई। ये गतिरोध लंबा चला और 17 दिसंबर को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने किसानों का समर्थन करते हुए दिल्ली विधानसभा में तीनों नए कृषि कानूनों की प्रतियां फाड़ी और जय जवान जय किसान के नारे लगाए। फिर ये गतिरोध चलता रहा। सरकार के साथ 7 दौर की बातचीत हुई, लेकिन सारे दौर की बातचीत बेनतीजा रही। फिर 11 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकार कृषि कानूनों पर रोक लगाए, वरना हम रोक लगा देंगे। सरकार ने कोई रोक नहीं लगाई और अंततः 12 जनवरी को उच्चतम न्यायालय ने सुप्रीम कोर्ट ने तीनों कृषि कानूनों पर रोक लगा दी और 4 सदस्यीय कमेटी की घोषणा करी, किसानों और सरकार की दोनों के पक्ष को समझने के लिए और इन कृषि कानूनों को जमीन पर उसकी हकीकत को समझने के लिए। इसके बाद कई हिंसक घटनाएं हुई, कई लोगों की मौत हुई, पुलिस वालों ने किसानों के ऊपर लाठीचार्ज, जगह जगह पर बातें सामने आई, पानी के जरिए उनको बौछार के जरिए उनको रोकने भगाने की बातें सामने आई। और उसी के साथ साथ जहां जहां दिल्ली बॉर्डर पर खास करके जब किसान सड़क जाम कर रहे थे, उससे देश को तकरीबन हजारों करोड़ का नुकसान हुआ। आसपास ऐसी रिपोर्टें आई हैं कि दिल्ली के इलाकों में जहां जहां किसान रहे वहां की कई फैक्ट्रियां भी बंद हुई जो प्राइवेट सेक्टर की थी। लेकिन इस दौरान न सरकार एक भी कदम पीछे हटी, ना ही किसान एक कदम पीछे हटे। फिर इसके बाद 26 जनवरी आई। उस दिन लाल किले पर किसान संगठनों के कुछ लोगों ने, जिसकी जिम्मेदारी किसान संगठनों ने नहीं ली, उन्होंने हमला किया, जिसमें कि वीवीआईपी सुरक्षा को सेंध लगाई गई, तिरंगा फेंकने और धर्म विशेष का झंडा लगाने की बात सामने आई, जिसके बाद काफी बवाल मचा। कुछ लोग गिरफ्तार भी हुए। उसके बाद भी किसानों का गतिरोध चलता रहा, सरकार का भी गतिरोध सरकार की तरफ से चलता रहा। रोज रोज नई बातें सामने आती रही, तमाम लोगों की मौत हुई, तमाम घटनाएं घटित हुई और आखिरकार आज खबर आ रही है कि केंद्र सरकार तीनों नए कृषि कानूनों को वापस ले रही है। आने वाले दिनों में संसद के शीतकालीन सत्र में जो पहले दिन उसके होंगे, उसी में इस कानून को खत्म कर दिया जाएगा। खैर, अब तो कृषि कानून वापस ले लिए जाएंगे, लेकिन अभी भी किसान नेताओं, खास करके राकेश टिकैत जो कि प्रवक्ता हैं, उनका कहना है कि हम तुरंत ही नहीं उठेंगे आंदोलन से, हम उस दिन का इंतजार करेंगे जब कृषि कानूनों को संसद में रद्द किया जाएगा और साथ ही साथ सरकार एमएसपी और दूसरे मुद्दों पर भी हमसे बातचीत करेगी। ये तमाम चीजें अभी तक हुई हैं। अब एक बार जान लेते हैं कि उस कानून में क्या था कि जिसका किसान संगठनों ने तकरीबन 1 साल से भी ज्यादा लंबे वक्त तक विरोध किया और सरकार अड़ी रही कि वो वापस नहीं लेगी। तो ये 3 कानून थे। पहला था कृषि उत्पादन व्यापार और वाणिज्य, जिसमें संवर्धन और सुविधा का अध्यादेश था। दूसरा था आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955, इसमें संशोधन था। तीसरा मूल्य आश्वासन पर किसान के संरक्षण और सशक्तिकरण पर समझौता। और अब इन कृषि सेवा अध्यादेशों को क्रमवार ढंग से समझते हैं कि इन कृषि कानूनों में क्या था। तो पहला कानून जो कि कृषि उत्पादन व्यापार और वाणिज्यिक अध्यादेश है, इस अध्यादेश के मुताबिक राज्य सरकारों को मंडियों के बाहर की गई कृषि उपज की बिक्री और खरीद पर टैक्स लगने से रोकता और किसानों को लाभकारी मूल्य पर अपनी उपज, जो उनकी फसल होती है, उसको बेचने की स्वतंत्रता देता। सरकार का कहना था कि इस बदलाव के जरिए किसानों और व्यापारियों को किसानों की उपज की बिक्री और खरीद से संबंधित आजादी मिलेगी, जिससे अच्छे माहौल पैदा होंगे और किसानों को दाम बेहतर मिलेंगे। दूसरा जो था आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 संशोधन था, जिसमें कि व्यापारी फसलों को किसान के औने पौने दाम पर खरीदते थे, ऐसा सरकार का कहना था, और उसका फिर भंडारण कर लेते थे और काला बाजारी करते थे। उसको रोकने के लिए एसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1955 बनाया गया था, जिसके तहत व्यापारियों द्वारा कृषि उत्पादों के एक लिमिट से अधिक भंडारण पर रोक लगा दी गई थी।
अब नए विधेयक जो कि संशोधित था उसी का 2020 का था, वो आवश्यक वस्तुओं की सूची से अनाज, दाल, तिलहन, खाद्य तेल, प्याज और आलू जैसी वस्तुओं को हटाने के लिए लाया गया था, जिसको कहा गया कि इन तमाम आवश्यक वस्तुओं को जिनके बिना आम आदमी की जिंदगी नहीं जी जा सकती है, उस पर सरकार बड़े बड़े व्यापारियों का डायरेक्ट कंट्रोल लेकर के आ रही है। इसका विरोध हो रहा था। तीसरा कानून जो कि मूल्य आश्वासन यानी एमएसपी को लेकर के था, यह कदम फसल की बुआई से पहले किसान को अपनी फसल को बेचने के तय मानकों और तय कीमत के अनुसार उसे बेचने का एक कॉन्ट्रैक्ट करने की सुविधा प्रदान करता है। इस अध्यादेश में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात थी। सरकार की माने तो इससे किसानों का जोखिम कम होता, और दूसरा कि खरीदार ढूंढने के लिए उन्हें कहीं जाना नहीं पड़ता। सरकार का तर्क था कि यह अध्यादेश किसानों को शोषण के भय के बिना समानता के आधार पर बड़े और खुदरा कारोबारियों, निर्यातकों आदि के साथ जोड़ने में सक्षम बनाएगा। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जो कृषि मंत्री हैं, उन्होंने कहा था कि इससे बाजार की अनिश्चितता का जोखिम किसानों पर नहीं होगा और किसानों की आय में सुधार किया जा सकेगा। तो ये कानून थे जिनको हमने आपको समझाने की कोशिश करी, जिनको नरेंद्र मोदी सरकार किसानों के हित में लाने के दावा कर रही थी, लेकिन जब से इसको लेकर के चर्चा शुरू हुई थी तब से देश के अलग अलग हिस्सों में किसानों और किसान संगठनों के द्वारा लगातार विरोध किया जाता रहा। और आखिरकार आज केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने, नरेंद्र मोदी ने इस कानून को वापस लेने का ऐलान कर दिया है। अब इस कानून के हटने के बाद इसके राजनीतिक मायने भी निकाले जाने जरूरी हैं। अब उसका राजनीतिक मायने क्या हो सकते हैं? दो हैं। पहला है कि कुछ दिन पहले जब कैप्टन अमरिंदर सिंह कांग्रेस से बाहर निकले थे और उन्होंने कोई ऐसी घोषणा नहीं करी थी कि मैं किस पॉलिटिकल पार्टी के साथ जाऊंगा या कोई पॉलिटिकल पार्टी बनाऊंगा, तो हमने भी अंदेशा जताया था, हमने एक वीडियो में कहा भी था, और उसके साथ साथ कई पॉलिटिकल कमेंटेटर्स ने भी दावा किया था कि अगर कैप्टन अमरिंदर सिंह को भारतीय जनता पार्टी के साथ जाना है तो उनकी एक ही शर्त होगी कि कृषि कानून वापस लिए जाएं, जिसका साफ फायदा चुनावों में होगा, पंजाब के चुनाव में होगा। और अमरिंदर सिंह इसको पंजाब की किसानों को एक बदलाव और सोच में अच्छाई के तौर पर दिखाएंगे, जिससे कि विधानसभा और लोकसभा में अमरिंदर सिंह के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी को भी फायदा होगा। अब अमरिंदर सिंह का फायदा तो साफ है कि वो कांग्रेस से निकले हैं, उनको सत्ता चाहिए और भारतीय जनता पार्टी सबसे मुफीद रास्ता है जिससे वो सत्ता पा सकते हैं। लेकिन इसमें भाजपा का क्या फायदा हुआ? तो जब से पंजाब में भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही है, जब जब वो सत्ता का हिस्सा रही है, कभी भी भारतीय जनता पार्टी लीड नहीं कर पाई है। हमेशा से वो अकाली दल के सपोर्टर के तौर पर काम करती रही है। लेकिन जबकि आज जब भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी के तौर पर काम कर रही है, तो उसकी भी मंशा होगी, वो भी ये चाह रही होगी कि पंजाब में भी वो फ्रंट से आकर के राजनीति करे और पॉलिसी मेकर बने। और कैप्टन अमरिंदर सिंह से बेहतर कोई भी विकल्प भारतीय जनता पार्टी के लिए नहीं था जिसके साथ वो मिल करके बराबरी की राजनीति कर सकते हैं। तो ये कृषि कानूनों के हटने का भारतीय जनता पार्टी को फायदा है, ये पहला फायदा रहा। दूसरा, अब कृषि कानून हटे हैं तो राकेश टिकैत और किसान आंदोलन से जुड़े तमाम नेता जो कि राजनीति में कहीं ना कहीं दखल रखते हैं, उनके लिए भी, खास करके जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, उसमें ये माहौल बना सकते हैं कि हमने सरकार पर दबाव बनाया, अगर आप हमारा समर्थन करते हैं, हमारे साथ लगातार आते हैं, तो हम आगे भी आपके प्रतिनिधियों के तौर पर सरकार पर दबाव बनाएंगे और हम दृढ़ इच्छा शक्ति वाले हैं, हम मजबूती के साथ सरकार के सामने खड़े रहते हैं, हम आपकी बातों को उठाते रहेंगे। तो ये तमाम चीजें रही जो अब तक हुई। फिलहाल के लिए इतना ही। आगे जो कुछ भी होगा, संसद का सत्र शुरू होगा, किस तरह से सरकार उस कानूनों को हटाती है और इस दरमियान किसान आंदोलन क्या कुछ अपनी मांग रखते हैं, किस शर्त पर वो किसान आंदोलन छोड़ करके सिंघू बॉर्डर और अलग अलग जगहों पर जहां बैठे हैं उसको छोड़ करके जाते हैं, उस पर हमारी लगातार नजर बनी रहेगी। जैसे ही कोई उससे जुड़ी खबर आती है उसको हम विस्तार में आपको बताएंगे। अगर आपको खबर पसंद आई हो तो इसको दोस्तों के साथ साझा करें और जानकारी लोगों को बताएं। मेरा नाम अनुराग मिश्रा है, कैमरे पर मेरे साथ ओम प्रकाश हैं। आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। शुक्रिया।